अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर लिया था। एक टॉपिक हमने जो है वो अपना कवर कर लिया था। 3 दिनों में हमने इसको डिवाइड किया है। आज इसका सेकंड लास्ट डे है। तो आज जो हम चीज़ों पर बात करेंगे वो है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। बगैर देरी के हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, किस टाइम पे वो परफॉर्म किया जाएगा, किस वक्त परफॉर्म किया जाएगा, और उसकी प्लेस, किस जगह पे वो परफॉर्म किया जाएगा, इसको किस तरह से इवेल्युएट करना है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब कुछ हम आज देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ रूल्स हैं हमारे सामने। पहला रूल जिसकी हम बात करते हैं, नो टाइम स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। सबसे पहले आप ये समझ लें एप्लीकेशन टू बी मेड का क्या मतलब है। एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब है कि प्रोमिसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो इस नोयत का है कि हमने एक बार प्रोमिस कर लिया, तो जब वो परफॉर्म करना है ना, तो उस वक्त प्रोमिसी हमसे परफॉर्मेंस की डिमांड करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी के साथ जाके प्रॉमिस करते हैं, बिजली वाले के साथ के ना हमारा घर बन रहा है, तो हम घर बना रहे हैं, तो हमने ना अपने घर में वायरिंग वगैरह करवानी है, तो इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत होगी। वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं वायरिंग कर दूंगा, तो जब वायरिंग वाला टाइम हो आप मुझे कॉल कर देना। या वो नहीं भी कहता तो ओबियसली जब आपका वायरिंग वाला टाइम जब वायरिंग वाला टाइम हो तो वो मुझे कॉल कर देना, बता देना। तो जैसे ही वायरिंग का टाइम आता है आप उसे कॉल करते हो, आप उसे कॉल करके कहते हो कि भाई हमारा घर उस मरहले में पहुंच गया जहाँ पे वायरिंग का काम शुरू हो सकता है, तो आप आके वायरिंग कर दो। ये एप्लीकेशन दी है आप प्रोमिसी ने उसको कि आप आ जाएं परफॉर्मेंस करने। तो इस तरह से एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की नौयत इस तरह की होती है कि एप्लीकेशन टू बी मेड होती है। लेकिन ये जब बात आएगी तब हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। फिल वक्त नो एप्लीकेशन टू बी मेड की बात हो रही है। नो टाइम स्पेसिफाइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, और प्रोमिसी की जानिब से किसी तरह की एप्लीकेशन भी नहीं दी जानी परफॉर्मेंस के लिए। सर्कमस्टांसेस, यही सर्कमस्टांसेस है इस रूल में कि नो टाइम स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस, द प्रोमिसी इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी किस्म की परफॉर्मेंस की कोई एप्लीकेशन नहीं देगा, तो उसके बगैर ही प्रोमिसर को परफॉर्म करना है। इस सूरत में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा परफॉर्मेंस का? द प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। The question what is a reasonable time is in each particular case a question of fact. वो बात बताना ये चाह रहा है कि अगर कोई किस्म का भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त परफॉर्म किया जाएगा, उसका रूल क्या होगा परफॉर्मेंस का, वो उस वक्त परफॉर्म किया जाएगा जब कोई रीजनेबल टाइम होगा। इसकी हम एग्जांपल पहले बर्थडे केक की भी कर चुके हैं कि मिस्टर ए ने जो है वो एक बेकरी को ऑर्डर दिया कि 15 फरवरी को या 15 जनवरी को मेरी जो बेटी है उसकी बर्थडे है। वो आके जो केक है उसको 16 जनवरी को आके डिलीवर कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी रीज़नेबल टाइम नहीं है। उसने 15 को उसकी बर्थडे थी, 15 के लिए केक ऑर्डर किया था, वो 16 को अगर डिलीवर करेगा तो वो रीज़नेबल टाइम बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह कोई इवेंट है, ईद है, ईद के लिए आप मिठाई वगैरह मंगवाते हैं किसी भी बेकरी से, वो ईद के बाद आपको डिलीवर कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। आपकी बुक में बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल दी हुई है। हामिद ऑर्डर्ड अ लार्ज फ्लैग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। उसने जश्न आज़ादी के लिए जो है एक बड़ा झंडा ऑर्डर किया, बट डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम फॉर परफॉर्मेंस। लेकिन उसने टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये रीज़नेबल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो झंडा जो है वो जश्न आज़ादी के पहले पहले डिलीवर किया जाना चाहिए। तो अगर बाद में डिलीवर किया जाएगा तो ये वैलिड परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। तो पहला रूल, बेसिक रूल, सबसे आसान रूल कि कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया और प्रोमिसी की तरफ से किसी किस्म की एप्लीकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से परफॉर्मेंस का क्या रूल होगा अगर ये सिनेरियो है?
अगर इस तरह का कोई भी आपको सिनेरियो देगा, वो यहाँ से एक सिनेरियो बनाएगा, मिस्टर असलम है, मिस्टर असलम ने ये ऑर्डर किया लेकिन उसने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी और उसके बाद ये हुआ, तो बताएं कब परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस का क्या रोल होगा, तब आप बताएंगे कब द प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम, कि उसको फिर एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर परफॉर्म करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट को। उस हवाले से आप उसका आंसर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। उसमें क्या था, टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं था। अब इसमें वो ये नहीं कह रहा कि टाइम स्पेसिफाई है, वो कह रहा है सर्टेन डे स्पेसिफाई है, दिन स्पेसिफाई कर दिया है, एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, एक दिन एक किस्म का वक्त, उसने वक्त ही स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोमिसरी की तरफ से किसी भी तरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सर्कमस्टांसिस हैं कि प्रोमिस इज़ टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, एक सर्टेन डे पे प्रोमिस जो है वो परफॉर्म करना है। जो उन्होंने प्रोमिस किया उसमें उन्होंने ये बात तय कर ली है कि इस दिन को प्रोमिस परफॉर्म किया जाएगा, और किसी भी किस्म की प्रोमिसरी की तरफ से कोई भी उसको परफॉर्मेंस के लिए कॉल करने की, कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस हवाले से क्या रूल होगा, द प्रोमिसर may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at place at which the promise ought to perform। यानी कि अगर इस सूरत में अगर उसने कोई दिन स्पेसिफाई कर दिया है, तो जब वो प्रॉमिस कर रहे थे उस वक्त उन्होंने दिन स्पेसिफाई किया कि इस दिन परफॉर्मेंस की जाएगी प्रॉमिस की, तो बिल्कुल उसी दिन बिजनेस आवर्स के दौरान की जाएगी। ये बात मेरी ज़हन में रखिए कि बिजनेस आवर्स के दौरान, ये नहीं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा भाई जुमे रात को आपने मुझे इतनी गुड्स प्रोवाइड करनी है और मैं आपको पैसे दूंगा। वो कहता है ठीक है, जुमे रात को मैं गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो जुमे रात को 11 बजे गुड्स लेके आ रहा है जिस जगह पे उन्होंने मंगवाई थी, और वो गुड्स ओबियसली वो जगह बंद है, वहाँ पे वो गुड्स डिलीवर नहीं कर सकते। तो वो ये नहीं कहेगा मैंने एक वैलिड टेंडर किया है, मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड किया है, मैंने वैलिड परफॉर्म किया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अब मुझे मैं कंपनसेशन आपसे जो है वो क्लेम करूँगा। बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक डे जब उन्होंने फिक्स कर दिया है तो वो यूजुअल बिजनेस आवर्स के अंडर दौरान ही उसको जो है वो लेके जानी पड़ेगी अपनी सामान। इसी तरह की एक एग्जांपल है जिससे चीज़ें मज़ीद वाज़ह हो जाएंगी। आज़म प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को जो है आज़म ने प्रोमिस किया बाबर को उसके वेयर हाउस पे गुड्स डिलीवर करने का। आज़म ब्रिंग्स द गुड्स टू बाबर्स वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस टाइम के बाद, यानी ऑफिस टाइमिंग, जैसे हम मोस्टली ऑफिस टाइमिंग 9 से 5 होती है, तो वो 5 बजे के बाद यानी ऑफिस बंद होने के बाद वो गुड्स लेके गया। दस द गुड्स आर नॉट रिसीव, तो गुड्स जो हैं वो रिसीव नहीं की गई। जो आज़म हैज़ नॉट परफॉर्म दिस प्रॉमिस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज़म ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया। उसको चाहिए था कि बिजनेस आवर के दौरान जो है वो गुड्स डिलीवर करता। तो दूसरे रूल से हमें ये बात पता चली है कि कोई स्पेसिफिक दिन उन्होंने रखा हुआ है परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट की, तब उसी दिन बिजनेस आवर्स के दौरान बिजनेस आवर जो आवर्स चल रहे होते हैं बिजनेस के, मोस्टली ऑफिस टाइम जो होता है वो 9 to 5 होता है, इसके दौरान जो है वो गुड्स अपनी ट्रांसफ़र करेगा, प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। अदरवाइज इसको वैलिड परफॉर्मेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये भी बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट था। इसके बाद सर्टेन डे स्पेसिफाइड, ये तो हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ लिया, उसमें सर्टेन डे स्पेसिफाइड था। एंड एप्लीकेशन टू बी मेड। अब ये बात आ गई जो हम स्टार्ट में कर रहे थे कि एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट की नोयत इस तरह की है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की जानी है उस वक्त जो प्रोमिसी है वो एक एप्लीकेशन देगा, वो एक किस्म से कम्युनिकेट करेगा कि भाई अब जो है वो परफॉर्मेंस का टाइम हो गया, अब परफॉर्म करो। तो इसके सर्कमस्टांसेस यही हैं कि प्रोमिस इज़ टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, कि उन्होंने डे स्पेसिफाई किया हुआ है। द प्रोमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, यानी जो प्रोमिसर है उसको प्रोमिसी की एप्लीकेशन की ज़रूरत है इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस हिसाब से रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द प्रोमिस परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। पहले क्या था,
सिर्फ सर्टेन डे स्पेसिफाई था, एप्लीकेशन टू बी मेड नहीं थी। तो सर्टेन डे पे जो है वो प्रोमिस को परफॉर्म किया जाना था। लेकिन अब एप्लीकेशन टू बी मेड है, यानी कि प्रोमिसी का फ़र्ज बनता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी, या प्रोमिसी का फ़र्ज़ है कि वो परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करे। वो प्रोमिसर को कॉल करे कि भाई अब जो है वो मैं प्रोमिस डिमांड कर रहा हूँ, आप प्रोमिस को परफॉर्म करें। द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इज़ इन ईच पार्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि क्या प्रॉपर टाइम है, क्या प्रॉपर प्लेस है। मेन क्वेश्चन जो है वो ये होगा। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। Adil ordered decorations to be installed on 17th August on occasion of his daughter's birthday. अदील ने जो है वो डेकोरेशन ऑर्डर कर दी कि 17 अगस्त को मैं आपकी जो एक चीज़ सर्विसेज चाहता हूँ, अब मेरी बेटी का बर्थडे है, उसके डेकोरेशन के लिए मैं आप लोगों की सर्विसेज 17 अगस्त को चाहता हूँ। उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनका प्रॉमिस हो गया। अदील मस्ट अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट द स्पेसिफाई प्रॉपर टाइम एंड प्लेस फॉर द डेकोरेशंस टू बी इंस्टॉल्ड। अब वो जब दिन आया, वो स्पेसिफिक टाइम आया, फॉर एग्जांपल वो क्या पता 17 को बर्थडे है, तो वो 16 को डेकोरेशंस करके रात 17 की रात को जो है 16 को रात जब 12 बजते हैं, 17 का दिन स्टार्ट होता है, उसी दिन वो अपनी बेटी को सरप्राइज़ देना चाहता हो, उस वक्त डेकोरेशंस करवाना चाहता हो, या फिर क्या पता वो 17 को ही प्रॉपर जो है पूरा फंक्शन करके सब दोस्तों को बुला के अपना फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हो। तो ये अब प्रोमिसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको कॉल करे, वो उसको जो है वो किसी भी तरह से कम्युनिकेट करे प्रोमिसर को कि भाई आप अब प्रोमिस को परफॉर्म कर दें, ये सूटेबल टाइम है, ये सूटेबल डे है, इसी दिन आप परफॉर्मेंस कर दें। तब वो जाके डेकोरेशन कर देगा, तो ये एक वैलिड परफॉर्मेंस बन जाएगी। 3 केस हम देख चुके हैं। शुरू में नो टाइम स्पेसिफाई था, उसके बाद डे स्पेसिफाइड था, लेकिन एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी नहीं थी। अब तीसरा केस हम देख रहे हैं कि इसमें डे भी स्पेसिफाई है और एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी भी है, यानी प्रोमिसी को जो है वो एप्लीकेशन देनी होगी, वो कम्युनिकेट करके बताना होगा कि अब परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो। तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा और तब ये वैलिड परफॉर्मेंस बनेगी। ये भी इतना कोई कम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी डिस्कशन ही है, इतनी ज़्यादा भी समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। इसकी आप देखें, एग्जांपल देखें, तीनों केसेस को देखें, कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट रूल पे। नो प्लेस फिक्स्ड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। सबसे पहले हमने जो है वो हमने कहा था नो टाइम हैज़ बिन फिक्स्ड। अब हम कह रहे हैं नो प्लेस फिक्स्ड, यानी कोई जगह फिक्स नहीं की गई, एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, और ना ही कोई एप्लीकेशन टू बी मेड है प्रोमिसर की जानिब से, प्रोमिसी की जानिब से। तो इस हवाले से क्या रूल होगा? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। अब कोई भी स्पेसिफिक जो है प्लेस वो स्पेसिफाई नहीं की गई। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं ना अपना एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे स्पेसिफिक एसेट्स की ज़रूरत है, ये एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, मैं आपसे ये एसेट्स ख़रीदना चाहता हूँ। वो दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो एसेट्स ख़रीदेगा एक सर्टेन डे पे, या 31 जनवरी को मैं एसेट्स ख़रीदूँगा और आपको पेमेंट कर दूँगा। उन्होंने कोई भी प्लेस किसी किस्म की स्पेसिफाई नहीं की है। अब 31 को जिसने प्रॉमिस किया है उसको चाहिए कि कॉल करे और स्पेसिफिक प्लेस जो है वो बताए। ये प्रोमिसर की ड्यूटी बनेगी। जो प्रोमिसर करता है वो प्रोमिस करता है वो प्रोमिसर है, और ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि अप्लाई बताए उसको प्रोमिसी को कि फ़लाँ जगह जो है ये परफॉर्मेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस जगह पे इस परफॉर्मेंस को अंजाम दिया जाए। पिछले केस में हमने क्या पढ़ा? अगर सर्टेन डे स्पेसिफाई कर दिया है और एप्लीकेशन टू बी मेड है तो प्रोमिसी की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी थी? प्रोमिसी की जिम्मेदारी, जिससे प्रोमिस किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई जो है वो आप कॉल करके बताएं कि अब परफॉर्मेंस का टाइम हो गया, आप आके परफॉर्मेंस जो है वो कर दें कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन अब प्रोमिसर की जिम्मेदारी है। कब प्रोमिसर की जिम्मेदारी है? जब कोई प्लेस फिक्स नहीं की गई, ना ही कोई एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी है। अब जो है वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब जिम्मेदारी प्रोमिसर की बनती है कि वो उसे कॉल करे, उसे किसी तरह से कम्युनिकेट करके ये बताए कि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी।
इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अदील अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 kg ऑफ राइस टू बिलाल ऑन अ फिक्स डे। अदील ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बिलाल के साथ 1000 kg जो है वो मैं आपको राइस प्रोवाइड करूंगा। अदील मस्ट अप्लाई टू बिलाल टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। अदील यहाँ पे प्रोमिसर है तो उसको बिलाल को अप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी तरह से उसे कम्युनिकेट करके पूछना होगा कि किस प्लेस पे जो है वो चावल रिसीव होंगे, एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एज सच प्लेस, और उसी जगह पे उसको चावल जो हैं वो डिलीवर करने पड़ेंगे। इसमें कोई किसी किस्म की कम्प्लेक्स बात नहीं है, सिंपल सी डिस्कशन है, चीज़ें पढ़ के ही आपको समझ आ रही होती है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, तो ये सिंपल सी चीज़ें। यहाँ से आपको केस स्टडी ही मोस्टली आएगा, तो केस स्टडी के लिए अपने आप को तैयार करना है और अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को जहन नशी करना है, एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से आपने समझना है। वो मोस्टली ICAPS का जो वो पेपर होता है उसमें एग्जाम्पल्स को पकड़ के उनको ही मोड़ तोड़ के तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना रहा होता है। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल्स को अपने जहन में रखना है कि कोई कंसेप्ट जब आपने याद करना है आपने उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जब आप अपने जहन में रिवाइज कर रहे हैं उस कंसेप्ट को, तो साथ ही आपके जहन में एग्जांपल आ रही हो कि अगर मिस्टर ए इस तरह करेगा, मिस्टर बी इस तरह करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरफ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट उस तरफ जाएगा। इस तरह से आपने जो प्रोविजंस हैं उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी, यानी प्रोमिसी की जो है वो मंजूरी की ज़रूरत हो। द मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी का ना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपये देने थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस रहती थी वो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपये देने वाले रहते थे। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है यार मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, तो मेरे पास पैसों का जो अरेंज है ना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह करें, मेरे पास 10,000 रुपीज़ मालियत की एक फ्रिज जो है वो पड़ी हुई है घर पे, मैं आपको वो दे देता हूँ, आप वो रख लें परफॉर्मेंस के हिसाब से, और ये जो पैसे हैं इनको राइट ऑफ कर दें, इनको ख़त्म कर दें। और मिस्टर बी मान भी जाता है। मिस्टर बी ने इसके लिए सैंक्शन दे दी, इसको प्रिस्क्राइब कर दिया। उन दोनों ने मिलके एक किस्म का इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके परफॉर्म कर लिया। तो अब जो है वो उस मैनर में उस टाइम पे जो है वो परफॉर्म किया गया। प्रोमिसी ने जिसकी मंजूरी दे दी थी, सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना। प्रोमिसी अगर किसी किस्म की कुछ सिचुएशन की मंजूरी दे देता है तो फिर उसी सिचुएशन के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। The promise should be made in a manner that the time which the promisee prescribed for sanction, जिस टाइम की मंजूरी दी है प्रोमिसी ने, जिस तरीके की मंजूरी दी है, जिस मैनर की मंजूरी दी है, उसी मैनर में उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। इसकी 2-3 हम एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज़म एंड बाबर आर म्यूचुअली इंडेप्टेड। Azam and Babur settle an account by setting off one item against another। कहना क्या चाह रहा है, आज़म ने बाबर के पैसे देने थे, बाबर ने आज़म के पैसे देने थे, दोनों ने एक दूसरे के पैसे देने थे। उसने कहा यार मैंने भी आपके इतने पैसे देने हैं, आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो हम दोनों बजाय इसके कि दोनों को उतनी अमाउंट का ही चेक दे रहे हों, इन दोनों को हम सेटल कर देते हैं। एंड बाबर पेज आज़म द बैलेंस फंड, और बाबर के जो है वो बाबर ने जो है वो आज़म के ज़्यादा पैसे देने थे, ऊपर जितने पैसे उसने ज़्यादा देने थे बाबर ने वो पे कर दिए, और उन दोनों ने उसी हिसाब से उसकी सेटलमेंट कर दी। अब जिस तरह से प्रिस्क्राइब था, जिस तरह से मैनर जो है जिस हिसाब से प्रोमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी थी, जिस मैनर में मंजूरी दी थी, उसी मैनर में उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया गया। बिल्कुल यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। आज़म ओज बाबर ₹2,000 रुपीज़। आज़म ने जो है वो बाबर के 2,000 रुपये देने हैं। बाबर एक्सेप्ट सम ऑफ आज़म्स गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेब्ट। उसने कहा 2,000 रुपये देने हैं तो 1,500 की, 500 की या 1,000 रुपये की मैं आपको गुड्स दे देता हूँ। डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑपरेट्स एज अ पार्ट पेमेंट। तो ऐसे तस्वर किया जा रहा है। अब वो बाबर जो है वो मान भी गया। आज़म ने बाबर के 2,000 रुपये देने थे, उसने कहा मैं आपको 1,000 की या 1,500 रुपये की गुड्स दे देता हूँ, बाकी मैं आपको पैसे दूंगा।
बाबर मान भी गया इस चीज़ को, और अब जिस मैनर में बाबर ने मंजूरी दे दी है, जिस मैनर में प्रोमिसी ने मंजूरी दे दी है, अब उसी मैनर में जो है ये परफॉर्मेंस की जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस प्रॉमिस की। तो यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई किसी किस्म की प्रोमिसी की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और टाइम और मैनर प्रिस्क्राइब कर लिया है दोनों ने मिलकर बैठ के, तो उसी मैनर से, उसी प्रिस्क्रिप्शन से वो जो मैटर है, वो प्रोमिस है, उसको परफॉर्म किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आजम डिजायर्स बाबर हु ओज हिम ₹100 टू सेंड हिम अ चेक फॉर ₹100 बाय पोस्ट। आजम ने बाबर को कहा कि भाई आपने मेरे 100 रुपये देने हैं, तो आप 100 रुपये का चेक पोस्ट के ज़रिए मुझे सेंड कर दो, पोस्ट के ज़रिए मुझे सेंड कर दो। जो प्रोमिसी है उन्हें प्रिस्क्राइब कर दिया, एक मैनर सेंक्शन कर दिया, एक चीज़ की मंजूरी दे दी। द डेट इज डिस्चार्ज एज सून एज बाबर पोस्ट अ लेटर कंटेनिंग द चेक ड्यूली एड्रेस टू आजम। तो जैसे ही उसने वो लेटर जो है वो पोस्ट किया, उसी वक्त वो डेट से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आप 100 रुपये मुझे दे दो, मुझे जैज कैश कर दो, मुझे इजी पैसा कर दो। उसने ये नहीं कहा भी आप 100 रुपये ला के मुझे दे दो। उसने कहा आप वो 100 रुपये का चेक जो है वो बना के वो पोस्ट कर दो। तो वो पोस्ट किया ना, जैसे उसका काम क्या है, प्रोमिसी का प्रोमिस परफॉर्म करने का प्रोमिसर का काम क्या है, पोस्ट करना। अब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, पोस्ट करना। अब उसने जिस तरह ही वो पोस्ट किया, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। उसने अपना प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म कर दिया, प्रॉमिस जो है उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। इसी तरह का एक और जो है वो सिनेरियो देखते हैं। बिलाल ओज अमीन ₹2000। बिलाल ने अमीन के 2000 रुपये देने हैं। अमीर डिजायर्स बिलाल टू पे द अमाउंट टू अमीन्स अकाउंट विद XYZ बैंक। तो उसने कहा आपने मेरे जो 2000 रुपये देने हैं ना, वो XYZ बैंक में दे दो, XYZ बैंक अकाउंट में जमा करवा दो। बिलाल हु आल्सो बैंक्स विद XYZ बैंक, उसका भी अकाउंट जो था वो XYZ बैंक में ही था। ऑर्डर्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम हिज अमाउंट टू अमीन्स क्रेडिट। उसने कहा भाई ये जो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं बैंक वालों को, ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यानी एक किस्म की उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही कर दी होगी। एंड दिस इज डन बाय XYZ बैंक। XYZ ने बिल्कुल ऐसे ही कर दिया। तो अब क्या हुआ, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। उसने ये नहीं कहा था पैसे मुझे दो, उसने कहा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो अपने अकाउंट से। उसने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, अब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। अब कल को क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स बिफोर अमीन नाउज ऑफ ट्रांसफ़र। अब अमीन को पता नहीं चला कि उसने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया। हकीकत में जो ट्रांजैक्शन है वो उसी दिन कंप्लीट होगी जिस वक्त उसने ट्रांसफ़र कर दिया। XYZ बैंक फेल्स एंड अमीन कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिज अकाउंट। XYZ बैंक का दिवालिया हो गया, वो फेल हो गया, किसी तरह से वो बैंक बंद हो गया, और जो अमीन है उसको कुछ भी नहीं मिला उसके अकाउंट से। देयर हैज़ बीन अ गुड पेमेंट बाय बिलाल। तो बिलाल जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया, परफॉर्मेंस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। उसने परफॉर्मेंस यही कहा था, यही चीज़ की मंजूरी दी थी कि भाई आप जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। उसने पैसे बिल्कुल उसके कहने के मुताबिक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो परफॉर्मेंस हो चुकी है। ये भी सिंपल सी बातें थी। मेन कंसेप्ट इसका ये है, अगर कोई प्रोमिसी ने मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया है, किसी मैनर की मंजूरी दे दी है, किसी टाइम की मंजूरी दे दी है, उन दोनों ने प्रोमिसर और प्रोमिसी ने मिलके कोई अगर इस तरह की सिचुएशन जो है वो मैनेज कर ली है, इस तरह का सिचुएशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में रख ली हैं, तो अब उन्हीं मैनर, उन्हीं टाइम, उसी टाइम पे जो है उसको परफॉर्म किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। हम बात ये कर रहे हैं कि टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, कब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा, उसी का हम एक रूल डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी। तो ये अब तकरीबन हमारा ये रूल्स वाला टॉपिक जो है वो क्लोज हो चुका है। इतने हमारे रूल्स थे। इसको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, इन सब रूल्स को पढ़ें, इनको अंडरस्टैंड करें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं, अब जो है परफॉर्मेंस की हमने बात कर ली, फिक्स टाइम फिक्स प्लेस की बात कर ली, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी की बात कर ली, जो जो रूल्स हैं टाइम एंड प्लेस फॉर पेमेंट पे उसकी हम बात कर ली। लेकिन अगर वो जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म ही ना करे फिक्स टाइम पे फिक्स प्लेस पे,
तब इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं। हमने ये बात कर चुके हैं कि टाइम किस वक्त परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट को, किस जगह पे परफॉर्म करना है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब परफॉर्म ना किया जाए तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले जो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, व्हेन टाइम इज़ एसेंशियल। टाइम कब एसेंशियल होता है? The time is essential to a contract if the intention of parties expressed or implied was that time should be of essence of contract। उन दोनों पार्टीज के जो इंटेंशन है वो ये हो कि टाइम जो है वो ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो इम्प्लाइड इंटेंशन हो, एक्ट से की गई हो, चाहे वो वर्ड से की गई हो, एक्सप्रेसली की गई हो। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो मिस्टर दराज पे या किसी भी वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको कहता है भाई मैं 14 अगस्त आ रही है, जश्न आज़ादी हमारी पाकिस्तान की आ रही है, तो मुझे एक बड़ा झंडा चाहिए, वो आपने मुझे प्रोवाइड करना है, बदले में मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब उसने जो है ये नहीं कहा कि मुझे झंडा कब तक चाहिए, उसने इम्प्लाइडली कहा, एक किस्म के अपने कंडक्ट से, अपनी बातों से ये चीज़ जाहिर कर दी है कि मुझे जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो 14 अगस्त के लिए चाहिए, वो इंडिपेंडेंस डे के लिए चाहिए। अब उसने बोल के नहीं कहा भी मुझे आपने ना लाजमी 14 अगस्त से पहले पहले झंडा प्रोवाइड करना है, 13 अगस्त को आपने मुझे झंडा प्रोवाइड करना है, फ्लैग प्रोवाइड करना है। उसने ये बात नहीं कही। उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा है, इम्प्लाइडली उसकी बातों में छुपी हुई ये चीज़ है कि ये 14 अगस्त को जो है ये इंडिपेंडेंस डे को ये झंडा इस्तेमाल करना चाहता है, उसको अपने घर पर लगाना चाहता है, उससे अपना घर जो है वो डेकोरेट करना चाहता है। तो 14 अगस्त से पहले पहले प्रोवाइड किया जाना लाजमी है। यहाँ पे टाइम खुद ब खुद एसेंस, टाइम खुद ब खुद ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह से ये वाला एग्जांपल जो आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है, अदील ऑर्डर्ड यंग बेकर्स फॉर अ बर्थडे केक टू बी डिलीवर्ड ऑन 22 फरवरी। उसने ऑर्डर किया बर्थडे केक के 22 फरवरी को डिलीवर किया जाए। ये तो उसने बात ही कर दी, उसने टाइम खुद ही बता दिया कि 22 फरवरी को डिलीवर किया जाएगा। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्लियरली इंडिकेट्स दैट टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब टाइम जो है वो ज़रूरी है, टाइम कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा है। 22 फरवरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा है, इससे लेट नहीं किया जा सकता। अब हमने बात कर ली भाई टाइम किस तरह से एसेंस होता है, किस तरह से एसेंशियल होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो टाइम ज़रूरी हो जाता है। अब अगर टाइम ज़रूरी है और टाइम पे डिलीवर ना किया गया, टाइम पे परफॉर्म ना किया गया, तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज एसेंशियल। अब टाइम ज़रूरी है और टाइम पे परफॉर्म ना किया गया तो क्या होगा? इन केस द परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन और एट द फिक्स टाइम एंड द टाइम इज एसेंस। टाइम ज़रूरी है और टाइम पे परफॉर्म नहीं किया गया तो द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज रिमेन्स अनपरफॉर्म्ड, या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या जितना वो अनपरफॉर्म है, बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। जिसके साथ प्रोमिस किया गया था केक प्रोवाइड करने का, जिसके साथ प्रोमिस किया गया था झंडा प्रोवाइड करने का, जो प्रोमिसी था उसकी जो बेसिस है उसकी बेसिस पे करेक्ट वॉइड एबल हो जाएगा। वॉइड एबल क्या होता है, हम डिटेल से डिस्कशन इसकी काफ़ी बार कर चुके हैं। जो पार्टी है उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, रिसाइन कर दे, वॉइड करार दे दे, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल हो जाएगा। ही मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर द ब्रीच कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है पार्टी, प्रोमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हुआ नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, जो उसका नुकसान हुआ वो भी क्लेम कर सकता है। सिंपल सी ये बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। आज़म एग्रीड टू डिलीवर 20 बुक्स टू बाबर। आज़म ने बाबर को 20 किताबें जो है वो देने का वादा किया। ऑन 12 मई 2011 इन विच डिलीवरी टाइम वाज इम्पोर्टेंट एज द बुक्स वर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जीबिशन। वो कोई नुमाइश कर रहा है किताबों की, उस नुमाइश में उसको किताबों की ज़रूरत है और उसने कहा 12 मई तक किताबें जो है ना वो आपने मुझे प्रोवाइड करनी है। तो इस सूरत में टाइम जो है सामने नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के टाइम एक ज़रूरी हिस्सा है। उसने एग्जीबिशन में किताबें लगानी है तो जल्दी से जल्दी टाइम पे किताबें जो है वो डिलीवर की जानी चाहिए।
तो अगर आज़म फेल्स टू डिलीवर बाय दैट टाइम, आज़म जो है वो 12 मई को डिलीवर नहीं करता, 13 मई को करता है, 14 मई को करता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल तस्वर किया जाएगा। वाइडेबल का मतलब क्या होता है ये हम देख चुके हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब वक्त भी ज़रूरी यूज़ है कॉन्ट्रैक्ट का और उस वक्त पे परफॉर्म नहीं किया जाता कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर की जानब से, तो प्रोमिसरी के पास क्या क्या रास्ते होते हैं? सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कर दे, दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल के केस में उसने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, तो फिर वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अभी हमने बात देखी टाइम इज एसेंशियल, केक का केस देखा, फ्लैग का केस देखा, एक और केस देखा हमने अपनी एग्जांपल में, लास्ट में जो एग्जांपल डिस्कस की है, 3 केसेस देखे। अब कुछ इस तरह बाकी केसेस जो हैं, मोस्टली केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें टाइम एसेंशियल नहीं होता। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्टैक्ट किया कि आपको बाइक प्रोवाइड की जाएगी 70,000 के एवज, तो बाइक आपको 1 मई को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, 1 मई को दे दी जाएगी। अब इसमें टाइम जो है उसने टाइम फिक्स कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, परफॉर्मेंस का, लेकिन इसमें टाइम एसेंस नहीं है। अगर 2 तारीख को डिलीवर हो जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उसने कोई किसी किस्म के इवेंट के लिए नहीं ली जो है वो बाइक, वो 1 तारीख को अगर चेक कर सकता है तो वो 2 तारीख को भी चेक कर सकता है, कोई एसेंस नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या सलूक किया जाएगा? इन केस द परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन और एट द टाइम फिक्स एट द टाइम इज नॉट एसेंस। टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा नहीं है और परफॉर्मेंस जो है वो टाइम के बाद की जाती है जो टाइम फिक्स किया गया था। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। अब वो लेट गाड़ी लेके आया, बाइक लेके आया, उसने 1 मई को जो बाइक प्रोवाइड करने का वादा किया था उसको लेट हो गई किसी वजह से, वो 2 मई को उसने बाइक प्रोवाइड की है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, उसको बाइक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा राइट्स भी इसमें रखे हुए हैं। बट द प्रोमिसी इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द प्रोमिसर फॉर एनी लॉस ओकेजन टू हिम एट द सच फेलियर। 1 दिन लेट आने की वजह से जो लॉस हुआ, लेट परफॉर्मेंस की वजह से जो लॉस हुआ प्रोमिसी, वो ज़रूर जो है वो डिमांड कर सकता है उससे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आज़म प्रोमिसेस टू डिलीवर अ कार टू बाबर ऑन 1 मई। 1 मई को आज़म ने प्रोमिस किया बाबर को कार डिलीवर करने का। द टाइम नॉट बीइंग एसेंशियल, टाइम जो केस में एसेंशियल नहीं है, आज़म डिलीवर्स इट ऑन 9 मई। आज़म ने उसे 9 मई को डिलीवर किया, उसने 8 दिन जो है वो परफॉर्मेंस डिले कर दी। बाबर विल हैव टू एक्सेप्ट द डिलीवरी बट ही कैन क्लेम डैमेजेस। वो डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा, कबूल करना पड़ेगा, लेकिन वो 8 दिन डिले की वजह से जो डैमेजेस आए हैं वो क्लेम कर सकता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था इसका, इसको भी आप देख लें। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस। पहले हमने बात की कि जो डिलेड परफॉर्मेंस है, पिछले कंसेप्ट में हमने बात की इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज एसेंस, व्हेन टाइम इज एसेंशियल। वक्त जो है वो ज़रूरी था, तब फेलियर हो रहा था परफॉर्मेंस का, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो रहा था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को वाइड भी कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन इन केस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस केस में भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है डैमेजेस प्रोवाइड किए बगैर, तो फिर वो बाद में किसी किस्म के डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। आपने उसी वक्त, जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट को डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट उसने प्रोमिसर ने लेट परफॉर्म किया, प्रोमिसर जिस वक्त उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस वक्त वो साथ शर्त लगा दे कि भाई मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा नुकसान हुआ है ये आप पे करेंगे। अगर इतनी सी बात उसने एक्सेप्टेंस के टाइम पे नहीं की ना, तो बाद में कुछ भी हो जाए वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। इफ़ इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रोमिस एट द टाइम एग्रीड,
द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड। तो उन्होंने जो टाइम अपना फिक्स किया हुआ था परफॉर्मेंस का, वो उस पर परफॉर्म नहीं कर पाया और किसी और वक्त पे उसने परफॉर्म किया प्रोमिस को, और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी। तो प्रोमिस की जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसको वो बाद में कंपनसेशन उसकी क्लेम नहीं कर सकता, अनलेस एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसर ऑफ द इंटेंशन टू डू सो। अनलेस कि उसने जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा था उसने उसको बता दिया था, उसको किसी तरह से नोटिस दे दिया था, किसी तरह से कम्युनिकेट कर दिया था कि भाई मैं आपकी डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं इसके डैमेजेस लाजमी क्लेम करूँगा। अगर इस तरह की बात उसने नहीं की, उसने इस तरह का नोटिस नहीं दिया और डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब बाद में कुछ भी हो जाए, किसी किस्म का आपको एग्जामिनर कोई भी सिनेरियो बना दे, वो बहुत मजबूर है, उसकी वालिदा बीमार है, उसकी बहनों की जो है वो शादी नहीं हुई है, किसी भी तरह से आपको इमोशनल करने की कोशिश करे, आपने उसके झांसे में नहीं आना। जो चीज़ हमने, जो प्रोविजन हमने पढ़ ली है, आपने उसी प्रोविजन पे केस को इवेल्युएट करना है। यहाँ पे वो इसी तरह का केस बना के आपको देगा कि भाई डिलेड परफॉर्मेंस हो गई है अब, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर ली थी, उस वक्त उसे पता नहीं चला कंपनसेशन के बारे में, उसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, उसे ला कर नहीं पता था कि भाई कंपनसेशन भी क्लेम हो सकती है। जो प्रोमिसर था वो बहुत बड़ा जागीरदार था, वो जुल्म और सितम करके उसने रखा हुआ था उसको, वो डरता था उससे, जिसकी वजह से उसने कंपनसेशन का उसे याद नहीं रहा। जिस तरह का मर्जी आपको कहानी सुना के वो कंसेप्ट बना दे, आपने जो बात है वो ये है कि अगर जब उसने डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट की है उस वक्त उसने कंपनसेशन का नोटिस नहीं दिया, तो बाद में वो किसी किस्म की कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। ये था हमारा मेन कंसेप्ट इसका। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। माहिद जो है प्रोमिस टू सप्लाई ब्रिक्स टू नदीम ऑन 4 मई। 4 मई को उस माहिद ने प्रोमिस किया नदीम से कि वो आपको ब्रिक्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। माहिद डिलीवर्स ऑन 8 मई, उसने 8 मई को जो है वो ब्रिक्स प्रोवाइड की। नदीम एक्सेप्ट्स द डिलेड डिलीवरी वाइल क्लियरली स्टेटिंग हिज इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डिले। एक तो उसने डिलेड डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा कोई बात नहीं, 4 तारीख को आपने जो है वो सप्लाई करनी थी, आपने 8 को की, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 4 दिन आपका जो ना आने से मज़दूर जो हैं वो मेरे फारिग बैठे हैं, उनके पास ईंटें नहीं थी, काम करने को कुछ नहीं था, उनको मैंने फजूल के पैसे दिए हैं, ये जो पैसे हैं ये सारा मेरा नुकसान है, ये कंपनसेशन है, ये मैं जो है वो आपसे क्लेम करूँगा। ये उस वक्त उसने अपनी इंटेंशन उसको जाहिर कर दी। नदीम कैन क्लेम डैमेजेस, अब नदीम डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसने ना की होती, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में सेम इसी तरह की एग्जांपल है। माहिद प्रोमिस्ड टू सप्लाई ब्रिक्स टू नदीम ऑन 4 मई। माहिद डिलीवर्स ऑन 8 मई। माहिद ने 4 मई को जो है वो सप्लाई करना था, 8 मई को डिलीवर किया। नदीम एक्सेप्ट्स द डिलेड डिलीवरी एंड डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन एज टू क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर डिले। लेकिन उसने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा, वो गुस्से में था, जो मर्जी स्टेट में था, उसने 8 मई को जो परफॉर्मेंस उसने की उसने एक्सेप्ट कर ली प्रोमिसी ने, उसने कुछ भी नहीं कहा। लेटर नदीम कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। अब नदीम के हाथ से जो है वो बात निकल चुकी है, अब वो डैमेजेस किसी किस्म के क्लेम नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का जो सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप देख लें। एक ही क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करना है, बाकी इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन इसके रह गए हैं, कितने पास पेपर रह गए हैं, वो सारे जो है वो हम डिस्कस करेंगे कल, जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा। कंप्लीट चैप्टर के अच्छी तरह से पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे क्लास में डिस्कस होना रह जाए ना, तो मैं उसको स्लाइड्स में ज़रूर शामिल कर देता होता हूँ। फॉर एग्जांपल जो लेक्चर 18 है आपका, लेक्चर नंबर 18 था हमारा, गालिबन चैप्टर 4 या चैप्टर 5 पे हमारा लेक्चर था, उसमें कुछ जो पास पेपर का एक आधा क्वेश्चन था वो मुझसे मिस हो गया था 2018 अटैम्प्ट का, वो बाद में मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया है। आपके हाथों में जब 18 की स्लाइड्स आई होंगी तो आपने वो क्वेश्चन पे ज़रूर आपकी नज़र पड़ी होगी, लेकिन वो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह स्लाइड्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लिया कीजिए, मैं लिंक दे देता हूँ आपको स्लाइड का, हर लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। स्लाइड से आपको क्वेश्चन इस तरह के भी मिल जाते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए, उनको हमारे डिस्कशन रह जाती है, उनको मैं सोल्यूशन समेत जो है वो स्लाइड्स में ऐड कर देता होता हूँ।
तो आप जो है वहाँ से स्लाइड्स को अप्रोच करके आप क्वेश्चन को देखा करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो पर्सनल नंबर भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे कॉन्टैक्ट करके किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब जो हमने पीछे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार पढ़ लें, फिर हम अपना क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें जी। क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी आई कैप स्टडी टेक्स्ट का। ऑटम 2017 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? गोल्डन फूड्स लिमिटेड GF agreed to supply 2500 cans to Riaz ग्रोसरी स्टोर RGS। GF ने 2500 जो कैन हैं वो RGS को सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया। According to the agreement, the date of delivery was 31st अगस्त 2017। अब जो डेट उन्होंने फिक्स की थी वो 31st अगस्त 2017 थी। However, on the due date, GF refused to supply the can। अब जब वो डेट आई तो GF ने कैन सप्लाई करने से मना कर दिया। Under the provision of Contract Act 1872, discuss the right of RGS in above situation, assuming that time was the essence of the contract। तो ऑब्वियसली हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो है वो अब उसे रिफ्यूज़ करती है तो अब वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोमिसी की बेस पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कंसीडर किया जाएगा। ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप बना के लिख देंगे, गुड्स जो हैं वो दोबारा डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। और नेक्स्ट पार्ट उसने जो 2 मार्क्स के लिए पूछा था, व्हाट वुड बी योर आंसर इन ए above if GF supplied the cans on 12 September 2017 and RGS accepted the performance but suffered a loss on account of delayed supply। अब उसने 31 अगस्त को उसने डिलीवर करने थे, उन्होंने 12 दिन लेट जो है वो डिलीवर किए, 12 सितंबर को डिलीवर किए और RGS ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये हम अभी जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ के आए हैं कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया उस वक्त डैमेजेस के लिए, तो अब वो किसी भी किस्म का जो भी उनका लॉस हुआ है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल यही आपके आंसर में लिखा हुआ है, या आपका आंसर इधर भी लिख दिया। पहले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ RGS। RGS may insist that goods food should deliver the product and to claim compensation on the account of delay supply, RGS may decide not to accept performance beyond the stipulated time and claim compensation for any damages it may have sustained due to the non-fulfillment of contract। वही बातें जो सेम हमने पीछे डिस्कस की वो बस RGS और GF के नाम से उन्होंने लिख दी हैं इन बातों को। पार्ट बी में वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई कि डैमेजेस वो उस वक्त सिर्फ क्लेम कर सकता है जब एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसने नोटिस दिया हो। बिल्कुल वही चीज़ें उसने यहाँ पे लिख दी हैं। इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन देखे हैं पास पेपर के देखे हैं 99% क्वेश्चन इस तरह के ही हमने देखे हैं कि अगर हमारा पीछे कंसेप्ट मजबूत है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे हैं, आसानी से मैनेज कर रहे हैं और वही चीज़ें पूछता है। किताब से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछता। तो अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखें, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आती, बाज़ औक़ात कोई चीज़ मिस हो जाती है, पढ़ाने से रह जाती है, तो आप वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसके लास्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप घर से रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।